कहानी की उद्भव और विकास यात्रा वास्तव में बहुत रोमांचक भी है, प्रेरक भी है, ज्ञानवर्धक भी है। हम देख सकते हैं कि कहानीकारों ने समय समय पर युग के, समाज के मनोविज्ञान को समझा, पाठकीय अपेक्षाओं को समझा और वैश्विक धरातल पर हो रहे परिवर्तनों को केंद्र में ध्यान में रखते हुए कहानियों की वस्तु, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शिल्प, इनको बदलने का प्रयत्न भी किया। इस आधार पर हिंदी कहानी की विकास यात्रा का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो जैसे हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण किया गया और हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास की यात्रा के केंद्र में हमने प्रेमचंद को रखा, क्योंकि प्रेमचंद को हम हिंदी का कथा सम्राट मानते हैं और हम ही नहीं, पूरा विश्व प्रेमचंद की कहानियों, उपन्यासों को जब पढ़ता है तो गदगद हो जाता है, हतप्रभ हो जाता है, क्योंकि प्रेमचंद वास्तव में कथा जगत में एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उभरते हैं। उनके पास जो प्रतिभा है, उनकी लेखनी में जो शक्ति है, वह पूरे विश्व के कथाकारों के लिए प्रेरणा बनती है। प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही हमने वर्गीकरण किया उपन्यासों का और उसी तरह कहानियों का भी। हमने वहां प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास ऐसा कहकर वर्गीकरण किया है। ठीक उसी तरह कहानी में भी हम प्रेमचंद को ही केंद्र में रखते हैं, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियां, मानसरोवर के जो 8 खंड हैं, लगभग 300 कहानियां उनकी मिलती हैं, जो अलग अलग तरह के मनोविज्ञान की कहानियां, समाज दर्शन की दृष्टि से प्रेरक कहानियां, सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध कहानियां, नारी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की कहानियां, कृषि जगत की कहानियां, ऐसे बहुत सारी कहानियां, और हर कहानी में प्रेमचंद एक अलग प्रतिभा के साथ, एक अलग व्यक्तित्व के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो कहानी में भी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसका समय 1900 से 1916 तक माना जाता है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जिसका समय 1916 से 1936 तक माना जाता है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, जिसका समय 1936 से 1950-55 तक माना जाता है। कुछ विद्वानों ने हिंदी कहानी के इतिहास या उद्भव और विकास, इनको अन्य पद्धतियों से भी वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। जब प्रेमचंद के बाद की कहानियों की बात करते हैं तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी ऐसा कहकर भी वर्गीकृत किया गया, साठोत्तरी हिंदी कहानी यानी 60 के बाद, 1960 के बाद की हिंदी कहानी, छठे दशक, 7वें दशक, 8वें दशक, 9वें दशक, इनकी कहानी, इस तरह से भी वर्गीकृत किया गया। कहानी के विभिन्न आंदोलनों के आधार पर भी हिंदी कहानी के विकास को वर्गीकृत करते हुए विद्वानों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जैसे नई कहानी, अकहानी, विचार कहानी, समकालीन कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी आदि। ऐसे बहुत से वर्गीकरण किए गए और इन आंदोलनों के साथ बड़े बड़े कथाकार, कहीं महीप सिंह जुड़े, कहीं कमलेश्वर जुड़े, कहीं राजेंद्र यादव जुड़े, इस तरह से जुड़ते चले गए। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी, सामाजिक कहानी, समाजवादी कहानी, ऐतिहासिक कहानी, इस तरह के भेद भी किए गए। हिंदी कहानी को अनेक वर्गों में आगे चलकर बांटा गया, जिसमें ग्रामीण कहानी, नगर कहानी, कस्बई कहानी, आंचलिक कहानी, वैज्ञानिक कहानी, बाल कहानी, लंबी कहानी, फिर आदिवासी विमर्श कहानी, ऐसे ही दलित चेतना की कहानी, तमाम तरह के वर्गीकरण किए जाते रहे। यदि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर हम विचार करें तो स्पष्ट है कि भारतेंदु युग में जो कहानी लेखन का प्रारंभिक युग था, लेकिन उसमें
उस तरह से कहानियां हमें नहीं मिलती। इसलिए द्विवेदी युग ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग ही हमें हिंदी कहानी की जमीन तैयार करने वाले युग के रूप में सर्वप्रथम दिखाई देता है। द्विवेदी युग में कहानी को सरस्वती पत्रिका से अच्छा खासा प्रोत्साहन मिला। हिंदी की इस दौर की प्रारंभिक कहानियां अगर प्रभावित थीं तो शेक्सपियर के नाटकों से, संस्कृत के नाटकों से, बंगला भाषा की कहानियों से प्रभावित थीं। समकालीन लोक कथाओं से, जीवन की रोचक और वास्तविक घटनाओं से। इस तरह से इस युग में जो प्रमुख कहानीकार हमारे सामने आए, किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसका उल्लेख पहले भी हमने किया। 1900 में ही माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता सुदर्शन नामक पत्रिका में प्रकाश में आई। 1902 में लाला भगवान दीन बीए की कहानी प्लेग की चुड़ैल सरस्वती पत्रिका में छपी। इस कहानी ने समकालीन समाज की तत्कालीन समस्याओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में छपी थी। शुक्ल जी को हम कहानीकार के रूप में नहीं जानते, लेकिन वो कवि भी हैं, अनुवादक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, समालोचक भी हैं, कथाकार भी हैं। 1907 में बंग महिला की कहानी दुलाई वाला बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध कहानी रही, वो भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाश में आई। इस तरह समस्त रचनाकारों ने हिंदी कहानी को एक प्रतिष्ठा तो दिलवाई, एक सम्मानजनक पहचान दिलवाई। कहानी विधा लोकप्रिय होती चली गई। 1909 में इंदु पत्रिका जब प्रकाश में आई तो इसी वर्ष सन 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी राखी बंद भाई का ऐतिहासिक कहानी के रूप में प्रकाशन हुआ। इंदु पत्रिका ने सन 1909 में महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियों का प्रकाशन किया। प्रसाद जी को हम जानते हैं कि वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वो भी ईश्वर प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं, जो कामायनी जैसी, आंसू जैसी, लहर जैसी काव्य रचनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो तितली और कंकाल जैसे उपन्यासों से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु जैसे विलक्षण और दुर्लभ नाटकों से अपनी उस रंगमंचीय क्षमता का परिचय देते हैं। तो गुंडा, मधुआ, पुरस्कार आदि कहानियों से वो अपनी कहानी कला का भी परिचय देते हैं। प्रसाद जी ने अपनी समस्त कहानियों के संग्रह के रूप में छाया नाम से एक कहानी संग्रह का प्रकाशन 1912 में किया था। 1913 में इंदु पत्रिका में राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना प्रकाशित हुई और कथा सम्राट प्रेमचंद की अनेक कहानियां जमाना में प्रकाशित हुई। उसी समय में प्रेमचंद ने उर्दू में कहानियां लिखनी प्रारंभ की थी, किंतु यश और धन की संभावना कम दिखाई दी, कीर्ति प्रसिद्धि कम दिखाई दी, तो उन्होंने हिंदी कहानी की ओर अपने को उन्मुख कर दिया। सरस्वती पत्रिका में प्रेमचंद की अनेक कहानियां प्रकाश में आईं, जैसे सौत 1915 में, पंच परमेश्वर 1916 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, दुर्गा का मंदिर 1917 में, और 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के माध्यम से वो एक तरह से हिंदी जगत में बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए। सरस्वती पत्रिका में ही उनकी यह कहानी, उसने कहा था, प्रकाशित हुई और कई तरह से हिंदी कहानी के इतिहास में इस कहानी ने अपना एक उल्लेखनीय स्थान बना लिया। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर भी इसका कथानक केंद्रित था, किंतु एक प्रेम कथा के रूप में रचना शिल्प की नवीनता और मौलिकता के रूप में इस कहानी ने बार बार पठनीयता को जागृत किया। पाठक इसकी तरफ आकृष्ट हुए और अनेक बार इसकी चर्चा साहित्यिक दृष्टि से, समीक्षात्मक दृष्टि से होती रही। ये अपने से बहुत आगे के समय की कहानी मानी गई।
प्रौढ़ता की दृष्टि से इस कहानी को अद्भुत माना गया। इस कहानी में वर्णित त्यागपूर्ण प्रेम, प्रेम का आदर्श, भारतीय संस्कृति की उदात्त चेतना, इन सब का समावेश और प्रस्तुति मिलती है और इसीलिए इस कहानी को उल्लेखनीय कहानी माना भी गया। सन 1516 में सरस्वती पत्रिका में ही ज्वालादत्त शर्मा की मिलन कहानी का प्रकाशन हुआ और इसी दौरान विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन भी प्रकाश में आई, जो आज भी चर्चित मानी जाती है। रक्षाबंधन कहानी का अपना विषय वस्तु की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से महत्व बरकरार है, उसकी प्रासंगिकता अभी भी विद्यमान है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी झलमला भी इसी दौर में प्रकाशित हुई और चर्चित कहानी है, उसे भी लोकप्रिय कहानी के रूप में हमने स्वीकार किया। सन 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला शीर्षक से एक मासिक पत्र प्रकाश में आया। गल्पमाला यानी कथा को प्रस्तुत करने वाला, कहानियों को प्रस्तुत करने वाला। इसमें महान कवि, नाटककार एवं कथाकार प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से श्रृंखलाबद्ध क्रम से प्रकाश में आती रही। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और इलाचंद जोशी की भी प्रारंभिक कहानियां इस पत्र में समय समय पर प्रकाश में आती रही। इस तरह 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई हिंदी कहानी 1920 तक आते आते पूर्णतः स्थापित और प्रतिष्ठित हो गई। तो 1900 से 1920 का एक दौर है, एक युग है, जिसमें 2 दशक की विकास यात्रा कहानी की हमें दिखाई देती है और कहानी यहां तक आते आते एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी पहचान बना लेती है। कहानी ने अपनी एक मजबूत जमीन तैयार कर ली, एक आधारशिला खड़ी कर ली और उसकी कथा वस्तु, उसकी पात्र योजना, उसके उद्देश्य, उसकी संवादात्मकता, उसकी भाषा शैली, इन सब में क्रमशः निखार आता चला गया। एक के बाद एक कहानी और कहानीकार इस विकास यात्रा को सशक्त सुदीर्घ बनाते चले गए। हिंदी की कलात्मक कहानियां भी अब लेखन के रूप में हमें दिखाई देने लगी। एक धारा का प्रवर्तन प्रेमचंद कर रहे थे तो दूसरी कहानी की दूसरी धारा का प्रवर्तन महाकवि जयशंकर प्रसाद कर रहे थे। प्रेमचंद हिंदी की वास्तविकता और यथार्थ के कहानी के कथानक में पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, आदर्श की स्थापना कर रहे थे। और इस दौर की कहानियों में जो प्रारंभिक हिंदी कहानी है, उसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो विषय वस्तु, भाषा शैली, विषय के वैविध्य, इन सब को हम देख सकते हैं और इसी दौर की कहानी में आने वाले कहानी युग का बीज व आने वाले कहानी युग का बीज वपन भी हमें दिखाई देता है। यही वह समय है, यही वह युग है जब कहानी से प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास होता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी ने प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के लिए एक मंच खड़ा किया, एक आधारशिला खड़ी की। हालांकि प्रेमचंद युग की कहानी अच्छी खासी प्रौढ़ कहानी है, सूक्ष्म तथा परिष्कृत कहानी है। प्रारंभिक दौर की हिंदी कहानियों की तुलना में कहीं अधिक प्रेरक, प्रासंगिक, पठनीय कहानी है, इसमें कोई संशय नहीं है और यह स्वाभाविक भी है। जो आदिकालीन या प्रारंभिक दौर की कहानी है, जो चलना सीख रही थी, वह धीरे धीरे प्रेमचंद युग तक आते आते प्रौढ़ होती हुई दिखाई देती है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का मूल उद्देश्य मनोरंजन था और उपदेश के माध्यम से पाठकों तक पहुंचना था। और इस दौर की कहानी ने चलना संभलना धीरे धीरे सीखा भी और हम देख सकते हैं कि इसी क्रम में वो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी विकसित होते होते अपनी एक निजी पहचान बनाने में सफल होती है। यही इसकी उपलब्धि भी है, यह इसके लिए प्रशंसनीय भी है। ये आदर्शोन्मुख कहानियां थीं, यानी यथार्थ और आदर्श की ओर उन्मुख, लेकिन वर्तमान की वास्तविकता को उद्घाटित करने वाली कहानियां थी। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा इन कहानीकारों का प्रयोजन, उद्देश्य था। कहीं कहीं यथार्थ के प्रति रुझान भी
कहानियों में स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। ये वर्णनात्मक शैली में रचित घटना प्रधान कहानियां थीं। इस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी युग हिंदी कहानी के जन्म का या उद्भवकालीन गति का युग माना जा सकता है। आगे चलकर प्रेमचंद युगीन कहानी में इसी का मुखर विकास हमें दिखाई देता है। इस आधार पर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि हिंदी कहानी जो घर से, परिवार से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी के मुख से बच्चों को एक सुखद निद्रा का आनंद देने के लिए सुनाई जाती थी, या अवकाश के समय में छोटे बच्चों को दादा दादी, नाना नानी से या माता पिता से या गुरुजनों से, शिक्षकों से इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा, आचरण और व्यवहार की शिक्षा, जिसको डूज एंड डोंट्स कहते हैं, क्या करें क्या न करें की शिक्षा, राजा महाराजाओं की परंपरा और परिवारों की कथा, भूत प्रेतों की कथा जिसमें रोमांच हो, परियों की कथा और स्वप्न गल्प आदि स्वप्नों की गाथाएं और कथाएं, इन सबसे जो कहानी की परंपरा हमारे घर परिवार से, समाज से शुरू होती है, जिसमें देश के जो बड़े महान विराट चरित्र हैं, लोक पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, उनकी जीवन गाथाओं को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा वहां से होती हुई भारतेंदु युग में यह हिंदी कहानी प्रवेश करती है। लेकिन भारतेंदु युग, जैसा कि हम जानते हैं कि कविता का विशेष रूप से और नाटक का विशेष रूप से युग रहा। गद्य की विधाओं का आगमन हो गया था, निबंध आदि भी लिखे गए थे, लेकिन कहानी की दृष्टि से भारतेंदु या भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे, वो कथा के सृजन की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण अवदान नहीं कर सके। हालांकि उनके सामने बंगला की एक सुदीर और सशक्त कहानी परंपरा, अंग्रेजी की एक सशक्त और सुदीर कहानी परंपरा शेक्सपियर आदि के माध्यम से मौजूद थी। लेकिन भारतेंदु स्वयं और भारतेंदु युग के जो मंडल के कवि हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो अन्य विधाओं में काम करते रहे। खड़ी बोली हिंदी के विकास की दृष्टि से उन्होंने बहुत रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी नवजागरण के प्रणेता के रूप में वो हमारे सामने आए भी। लेकिन कहानी की सही अर्थों में विकास यात्रा या उद्भव गाथा की बात जब हम करते हैं तो सरस्वती पत्रिका के अवदान के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कहानी में जो प्राण संचरित किए, हिंदी कहानीकारों को, गद्यकारों को कथा लेखन के लिए जो एक मंच दिया, एक आधारशिला दी, एक प्रेरणा दी, उससे दुर्लभ कहानियां हमारे सामने आती चली गई और बहुत से कहानीकार उभर कर हमारे सामने आए। प्रेमचंद ने जिस प्रकार की कहानियों के लेखन का एक विराट क्षितिज तैयार किया, उसके मूल में हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व की कहानियों के उद्भव और विकास की यात्रा इसका प्रमाण है। क्योंकि बहुत से कहानीकारों ने समय समय पर कहानी की वस्तु को बदला, कहानी की भाषा को बदला, कहानी की पात्र योजना को बदला और अपेक्षा अनुसार उसके उद्देश्य को भी बदला। लेकिन उन कहानियों में एक रोचकता, एक रोमांच, एक कौतूहल, एक जिज्ञासा ये बरकरार रही। पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, संस्कृत की कहानियों से सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी
इस प्रकार की कहानियों से हिंदी कहानी में अनुवाद के और मौलिक सृजन के माध्यम से और उधर बंगला के कथालोक का प्रभाव और अंग्रेजी की कहानियों का प्रभाव हमें हिंदी की कहानियों में दिखाई देने लगा। प्रसाद इस कहानी लेखन की परंपरा से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के अन्य कथाकार, रचनाकार, कवि भी जो कविता कर रहे थे वो भी कहानी लेखन में अपना अवदान करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्रमशः यह जो विकास यात्रा है उद्भव से होती हुई, भारतेंदु युग से होती हुई, द्विवेदी युग को लांघती हुई ये कहानी की विकास यात्रा हमारे सामने आती है। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को हिंदी कहानी के जन्म का युग सही अर्थों में अगर कहा जाए तो यह संभवतः गलत नहीं होगा, क्योंकि उद्भवकालीन कहानियों के रूप स्वरूप को जब हम देखते हैं तो प्रेमचंद युग की कहानियों और इन कहानियों के बीच की विकास यात्रा को जब हम मूल्यांकन की दृष्टि से देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रेमचंद युग में आते आते कहानी प्रौढ़ होती हुई, संपन्न होती हुई दिखाई देती है। उस कहानी में कहानीकार की जो समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की एक श्रृंखला और परंपरा है वह भी दिखाई देती है। पात्रों के चारित्रिक विकास को समाज से जोड़कर समाज की विद्रूपताओं को उद्घाटित करने के एक उद्देश्य और प्रयोजन को केंद्र में लेकर कहानी लिखने की प्रेरणा, स्त्री केंद्रित, पुरुष केंद्रित, कृषक केंद्रित, बाल केंद्रित, अवस्था के आधार पर, सामाजिक दृष्टि से जीवन स्तर और वर्ग के आधार पर बहुत सी कहानियां लिखी गई और उन कहानियों में हम देखते हैं कि एक नई तरह की कथात्मक संरचना हमें मिलती है। हालांकि द्विवेदी युग में वो चंद्रकांता संतति जैसी तिलस्मी कहानियां, उपन्यास, इस तरह के लेखन की परंपरा भी रही है। तो प्रारंभिक कहानियों में हमें वो तिलस्मी कहानियां, उनका भी विस्तार से लेखन हुआ, उनकी पठनीयता बढ़ी और हिंदी कहानी के प्रति एक रुचि तो पैदा की इन कहानियों ने, इन कहानीकारों ने, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, हम देख सकते हैं कि हिंदी कहानी जो लगभग 1900 में प्रारंभ होती है और अब हम अगर हम देखें तो शताब्दी से ऊपर तक की यात्रा 2021 तक अगर हम देखें तो 125 वर्षों की कहानी की यात्रा हम देख सकते हैं। और इन कहानियों में, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, वर्गीकरण की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, पात्र योजना की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से, उद्देश्य आदि की दृष्टि से वैविध्य तो मिलता ही है। कहानी कभी लघु कथा हो जाती है, कभी दीर्घ कथा हो जाती है, कभी कथा तत्व हो जाता है, कभी परिवेश केंद्रित कहानी हो जाती है। ऐसे बहुत सी नए नए प्रयोग कहानी में किए गए। कभी सचेतनता को केंद्र में रखकर, कभी अकहानी के तत्व को केंद्र में रखकर, कभी कहानी अकहानी को केंद्र में रखकर, ऐसे बहुत सारे प्रयोग भी कहानी लेखक कथाकार करते रहे। इन कहानियों का मंचन भी होता रहा, उन पर छोटे पर्दे के लिए, दूरदर्शन आदि के लिए नाट्य प्रस्तुतियाँ, उनकी स्क्रिप्ट बनाई जाती रही। सिनेमा के लिए कहानियों का रचनात्मक उपयोग होता रहा, आगे चलकर उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सी कहानियां हैं जिन पर हिंदी सिनेमा बना। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर, इस पूरी विकास यात्रा के आधार पर हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदी कहानी जो 19वीं शताब्दी में, 1900 ईस्वी में हमारे समक्ष उपस्थित होती हुई दिखाई देती है,
वो वास्तव में आने वाले कथा युगों की आधारशिला के रूप में दिखाई देती है। उन कहानीकारों और कहानियों ने भी कहानी तत्व को, कहानी की सैद्धांतिकी को, कहानी की विकास यात्रा को हमारे समक्ष उद्घाटित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है और हिंदी जगत को एक बड़े वर्ग के पाठकों से जोड़ने का प्रयत्न भी किया है। मित्रों, इस प्रथम और प्राथमिक उद्भव यात्रा को, कहानी की, हम यहाँ विराम देते हैं और इसके बाद फिर पुनः इसी श्रृंखला को, इसी क्रम को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।